दूर एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी। उसको मोमोज खाने का बहुत शौक था। उसको मोमोज इतने पसंद थे कि वो हर रोज मोमोज खाया करती थी। माँ, माँ, मेरी सहेलियाँ आती ही होंगी, मैं उनके साथ मोमोज खा के आती हूँ। आपको तो पता ही है मुझे मोमोज कितने पसंद है। यहाँ तक कि मुझसे एक भी दिन मोमोज खाए बिना रहा नहीं जाता। अरे सोनाली, तू ये क्या हर रोज रोज आवारों की तरह मोमोज खाने चल देती है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है सोनाली। मोमोज खाते खाते तेरी शक्ल मोमोज जैसी हो गई है। अरे माँ, तो क्या हुआ, मैं ज्यादा मोमोज नहीं खाती हूँ। और वैसे भी मेरा मन नहीं मानता छगन के मोमोज खाए बिना। पता नहीं कैसे शाम होते ही मन मचलने लगता है मोमोज के लिए। फिर सोनाली अपनी सहेलियों के साथ चौराहे पर गई और पैसे लेकर मोमोज खाकर घर वापस आ गई। और वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से शहर में कमल नाम का एक लड़का रहता था। वो कारखाने में मजदूरी किया करता था। फिर एक पंडित जी उसके घर सोनाली का रिश्ता लेकर आए और उनको सोनाली की फोटो बताई। इस लड़की का नाम सोनाली है। ये यहीं पास के गांव में रहती है। अच्छे घर की लड़की है और संस्कारी भी है। अगर आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। ठीक है पंडित जी, आप बात आगे बढ़ाओ। मुझे भी बस एक ऐसी ही सुशील और संस्कारी बहू चाहिए थी। कमल को सोनाली पहली नजर में पसंद आ गई और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और अब सब कुछ अच्छा चलने लगा। फिर एक रोज कमल काम पर जाने लगता है। ये लीजिए टिफिन, और हाँ, बाहर का कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। और बाहर का कुछ खाने का मन हो तो मुझे बताइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कई दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया है। इतने में वहां पर उसकी सास और ननंद आ गई। आहा, देखो तो अभी शादी के 2 दिन भी नहीं बीते और बाहर जाने की बातें होने लगी। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो। भैया और भाभी बस यहीं जाने की बात कर रहे हैं और आप शहर में रहती हो, गांव में नहीं। अरे तू चुप कर। और बहू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। कमल काम पर चला गया। सोनाली ने अपने पति और ननंद का दिल तो जीत ही लिया था, लेकिन उसकी सास उसे देखकर हमेशा मुंह बनाया करती थी। फिर एक दिन, अरे बहू, शाम हो गई है, जरा मेरे लिए एक कड़क चाय तो बना दे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सोनाली चाय बनाकर ले आई। ये लीजिए माँ जी, आपकी गर्मा गर्म कड़कदार चाय। लेकिन तभी उसकी ननंद वहां पर आ गई। अरे बा भाभी, सिर्फ माँ के लिए ही चाय बनाकर लाई हो, और मैं क्या चाय पीना नहीं जानती। हाँ बहू, तुम में इतनी भी अकल नहीं है क्या कि मैं एक कप चाय बना रही हूँ तो एक कप ननंद के लिए भी बना दूं। इतने में सोनाली ने दूसरे कप के ऊपर से प्लेट हटा दी और बोली, अरे ननंद जी, मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। मैंने आपके लिए भी चाय बना ली है, ये रही आपकी चाय। अब उसकी सासू माँ कुछ नहीं बोली और सोनाली अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को जब कमल घर आया तो खाना खाने के बाद सोनाली ने अपने पति से कहा, जी मेरा मोमोज खाने का बहुत मन है। मैंने कई दिनों से मोमोज नहीं खाए। मैं अपने घर थी तो मैं रोज मोमोज खाया करती थी। मोमोज का नाम सुनते ही उसकी सास वहां पर आ गई। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ये मोमोज, चाउमीन, बर्गर, इन सब से मुझे बहुत नफरत है। अगर खाना ही है तो घर का सादा खाना खाओ। तुम्हें पता नहीं ये लोग मोमोज किस किस तरह से बनाते हैं, और वो कच्चा मैदा खाने से पेट में कितनी बीमारियां पनपती हैं। और आज के बाद इस घर में कूड़े कचरे का नाम भी मत लेना। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि मोमोज आखिर वो खाए कैसे। फिर उसने एक दिन अपनी सहेली के घर जरूरी काम से जाने का बहाना बनाया। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। शाम हो गई है, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं अभी होकर आती हूँ। क्यों भाई, आखिर वो तेरी कैसी सहेलियां हैं जो घर भी नहीं आ सकती, और ऐसा क्या काम है। अरे माँ जी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता ही देती। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। सोनाली चली जाती है, लेकिन ये सब देखकर उसकी सास का खून खौल रहा था। फिर जैसे तैसे वो सब मोमोज खाने चली जाती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था,
लेकिन अगले दिन कमल जब फैक्ट्री से वापस आ रहा था तो एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है। तब सब लोग उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं, लेकिन वो सर पे चोट लगने की वजह से कोमा में चला गया था। साहब, ये सब कैसे हो गया? अब मेरे पति कैसे हैं? देखिए, आपके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिससे वो कोमा में है। अब बस आप उनकी सेवा कीजिए। हाय राम, हाय राम, ये क्या हो गया मेरे घर में? जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी मेरे बच्चे को एक भी खरोच नहीं आई थी। ये कैसी अपशगुनी बहू के पैर पड़े हैं मेरे घर में कि मेरा बेटा कोमा में चला गया। कलंक है बहू तू इस घर पर। जा, निकल जा मेरे घर से। माँ, आप ये क्या बोल रही हो भाभी को? इसमें भला भाभी की क्या गलती है? नहीं ननन जी, बोलने दीजिए माँ जी को, इन्हें अपनी भड़ास निकाल लेने दो। लेकिन मैं एक दिन अपने पति को ठीक करके ही रहूंगी। फिर अगले दिन सोनाली कमल को घर ले आती है, लेकिन सोनाली बहुत परेशान थी क्योंकि उनका काम अब बिल्कुल बंद हो गया था और अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे और कमल भी बिस्तर में था। मेरा घर तो पूरा बर्बाद हो गया और तू कलमोही यहाँ क्यों पड़ी है? अपने मायके में जाकर रहना। तुझे देख देख कर तो मेरा दिल और जलता है। ठीक है माँ जी, अगर मैं आपको बोझ लग रही हूँ तो मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटे होने का फर्ज निभाऊंगी। सोनाली कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी उसे एक आइडिया आता है। मोमोस, हाँ मैं मोमोस बेचूंगी। मैंने इतनी बार मोमोस खाए हैं। मोमोस वाले को देखकर मुझे थोड़ा बहुत तो बनाना आ ही गया है, तो मैं घर में मोमोस बनाकर घर के बाहर बेचूंगी। और भला किसी को खाना खिलाने में कैसी शर्म? ये तू कैसी बकवास कर रही है बहू? अब तू सड़क पर मोमोस बेचेगी? सोनाली की सास मना करती है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और सोनाली ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो बिल्कुल नए तरीके से फ्राइड मोमोज तैयार करके बेचने लगी और जो भी लोग वहां से निकलते हैं वो बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा था बहुरानी मोमोज वाली। बहुरानी मोमोज वाली? अरे वाह, क्या बात है। देखने में तो मोमोस ही लग रहे हैं, लेकिन कुछ नए अंदाज में है। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट लगाना तो। अरे वाह, ये नई किस्म के फ्राइड मोमोस हैं। वाह, मजा आ गया। बाकी लोग तो वही पुराने चाइनीज स्टाइल में बनाते हैं, स्टीम वाले, और कच्चे से भी लगते हैं, लेकिन तुमने तो इसमें देसी तड़का लगा रखा है। मैं तो अब हर रोज तुमसे ही मोमोज खाया करूंगा। वाह, मजा आ गया। और हाँ बहुरानी, जरा 2 प्लेट पैक भी कर देना। और ऐसे ही गांव के कई सारे लोग सोनाली की दुकान पर मोमोज खाने आते हैं। छगन की दुकान के लोग भी वहां आते हैं। तब ये सब देखकर शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और ऐसे ही वो खूब पैसा कमाने लगी, जिससे सोनाली पैसे जोड़ जोड़ कर अपने पति को शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले गई और उसके बाद ही कमल थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। तब एक शाम सोनाली अपनी सास और पति से कहती है, माँ जी, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहू, मुझे माफ करना, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, फिर भी तूने सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा। मुझे माफ कर दे बहू। फिर क्या था, सारे गांव में सोनाली के बनाए मोमोज की चर्चाएं हो गईं और अब कमल भी पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो भी अपनी बीवी की मदद करने लगा। ससुराल में सोनाली का सम्मान ऊंचा हुआ और इस तरह से वो सभी लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। एक 10 साल की लड़की शालू एक आलीशान बंगले के अंदर बैठकर पिज्जा खा रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन ममता उसे डांटने लगी। सालू, पागल हो गई है क्या तू? ये क्या खा रही है? इससे तू बीमार हो जाएगी। फेंक दे इसे, इसे नहीं खाते। छी छी छी। दीदी, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। मुझे पहली बार अपनी जिंदगी में पिज्जा खाने को मिला है। मुझे जी भर के खाने दीजिए। ये लो, आप भी खा लो। छी छी छी, मैं नहीं खाऊंगी ये घिनौनी चीज। तू भी मत खा, वरना तू बीमार पड़ जाएगी। आप मेरी बहन हो या दुश्मन? मुझे खाने क्यों नहीं दे रही हो? अब ममता के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक जोरदार तमाचा अपनी छोटी बहन सालू को मारा, जिससे उसे होश आ गया। सालू एक तबेले में बैठकर गोबर खा रही थी। दीदी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या पिज्जा खाना पाप है?
कब से पिज्जा पिज्जा किए जा रही है तू? जरा आंखें तो खोल कर देख कि तू क्या खा रही है। गोबर खा रही है तू, गोबर। सालू ने अपने हाथों में देखा तो गोबर था। गोबर देखते ही उसने उल्टी कर दी। छी 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 दीदी, इसका मतलब मैं गोबर खा रही थी, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं तुझे कब से मना कर रही हूँ, पर तू है कि मेरी सुनी ही नहीं रही। खुली आंखों से सपना देख रही थी तू। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सपने में पिज्जा खा रही थी, पर जब होश में आई तो देखा कि मैं गोबर खा रही थी। अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं अब तक पिज्जा खा चुकी होती। तभी वहां पर तवेले की मालकिन आ गई। 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक तवेला साफ नहीं हुआ। एक नंबर की कामचोर हो तुम ममता। एक तो अपनी छोटी बहन को ले आती हो और उसके साथ खेलती रहती हो। काम धंधे में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है। अरे नहीं चाची, सालू ने धोखे से गोबर खा लिया था, मैं तो बस उसे मना कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी 10 मिनट के अंदर सारा तवेला साफ कर दूंगी। नहीं नहीं, रहने दो, तरस खाकर मैंने तुम्हें काम दिया था और तुम यहाँ अपनी बहन के साथ खेलती रहती हो। निकल जाओ मेरे तवेले से। मालकिन, आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरन अपनी छोटी बहन को यहाँ लाना पड़ता है। एक तो गरीब हो और ऊपर से मुझसे बहस भी कर रही हो। चुपचाप निकल जाओ, वरना डंडे से मार मार कर निकालूंगी यहाँ से। दीदी चलो यहाँ से, मुझे इनसे डर लग रहा है। ममता उस औरत के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। थक हार कर ममता ने अपनी बड़ी बहन को गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में आ गई। दीदी, क्यों ना हम भी अपने मम्मी पापा के पास चले जाएं? वहाँ ना पैसा कमाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें कोई वहाँ डांटेगा। सालू की मासूमियत भरी बातें सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और दोनों रोने लगी। उस रात दोनों बिना खाए पिए ही सो गईं। अगली सुबह फिर ममता ने सालू से कहा, सालू तुम प्याज काट लो, जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह काम ढूंढने चलते हैं, वरना जिंदगी कैसे कटेगी हमारी। ठीक है दीदी, मैं प्याज काट लेती हूँ। एक तरफ ममता मिट्टी की चूल्हे में रोटियां बनाने लगी, वहीं दूसरी तरफ सालू प्याज काटने लगी। प्याज काटने के बाद उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। थोड़ी ही देर बाद रोटियां बनकर तैयार हो गईं। दोनों बहनों ने प्याज रोटी खाई और काम ढूंढने निकल गईं। उन्होंने कई घरों और दुकानों में काम मांगा, पर उन्हें कहीं काम नहीं मिला। शाम को वो रमेश काका की दुकान पर पहुंच गईं। काका, मुझे अपनी दुकान पर काम दे दीजिए, मैं चाय बना दिया करूंगी, चाय के कप भी धो दिया करूंगी और पूरी दुकान की साफ सफाई भी कर दिया करूंगी। कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं नहीं, तुम जहाँ भी काम करती हो वहां से शिकायत आती है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। चलो निकलो यहाँ से। इस तरह दोनों बहनें शाम तक काम ढूंढती रहीं, पर उन्हें कोई काम नहीं मिला। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए, पर उन्हें कहीं काम नहीं मिला। एक रात ममता जंगल से कुछ पत्तियां तोड़कर लाई। दीदी, आप ये पत्तियां क्यों लाई हो? मेरी बहन, इन पत्तियों का रस पीकर हम अपने माता पिता के पास पहुंच जाएंगे। फिर ना हमें काम ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। दीदी, इसका मतलब हम भी मरने वाले हैं क्या? सालू के मुंह से ये बात सुनकर ममता को रोना आ गया। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, हाँ बहन, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन मरने से पहले मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करना चाहूंगी। तुझे पिज्जा खाने का शौक है ना? हाँ दीदी, आप पिज्जा लेकर आई हो क्या? अरे नहीं सालू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है। हमारे घर के पीछे ढेर सारी सब्जियां लगी हुई है, जैसे भिंडी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, टमाटर और कद्दू। इन सबको मिलाकर हम लोग एक सब्जी तैयार करेंगे और फिर गेहूं के आटे से ही हम लोग पिज्जा बनाएंगे। हाँ दीदी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं जल्दी से सब्जियां तोड़ कर लाती हूँ, तब तक आप आटा तैयार कर लो। अब उन दोनों बहनों ने मिलकर सबसे पहले सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया और उन्हें तेल में फ्राई कर लिया। उसमें ढेर सारे मसाले भी डाल दिए। उसके बाद
ममता ने गोल गोल रोटियां बनाई और उसके ऊपर फ्राई की हुई सब्जियां डाली। उसके बाद उस सब्जी वाली रोटी को ममता ने तवे पर रखकर पकाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से रोटी वाला पिज्जा बनकर तैयार हो गया। उन लोगों ने कम से कम 4-5 रोटी के पिज्जा बना लिए। सालू ने उस पिज्जा का पहला निवाला जैसे ही खाया वैसे ही वो खुशी से झूम उठी। दीदी, ये रोटी वाला पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने। मैंने असली वाला पिज्जा तो कभी खाया नहीं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इससे ज़्यादा स्वादिष्ट वो हो ही नहीं सकता। आप भी खाकर देखिए ना दीदी एक बार। ममता ने भी एक निवाला खाया और उसे भी रोटी वाला पिज्जा बहुत पसंद आया। हाँ सालू, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बन गया है। सालू, क्यों ना मरने वाला प्लान हम लोग कैंसिल कर दें। ऐसा करते हैं, ये रोटी वाला पिज्जा बनाकर हम अपने घर के बाहर बेचना शुरू कर देते हैं। अगर दुकान चल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग अगले ही दिन भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मुझे पक्का यकीन है कि पूरे गांव को हमारा रोटी वाला पिज्जा बहुत पसंद आएगा। फिर हमें किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी अगर काम चल गया तो। अगले ही दिन ममता ने ढेर सारे रोटी वाले पिज्जा बनाए और अपने घर के बाहर चबूतरे पर बेचना शुरू कर दिया। तभी वहाँ गांव के कुछ आदमी आए। अरे ममता बिटिया, ये क्या बेचना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? देखने में तो पिज्जा लग रहा है, जरा मुझे भी तो खिलाओ, इसका स्वाद देखूं तो कैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल चाचा, एक बार खाकर तो देखो और बताओ कैसा बना है। ममता ने उन लोगों को रोटी वाला पिज्जा खिलाया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बिटिया, इसका स्वाद तो सबसे अलग है, सबसे जुदा। हमारे गांव वाले पिज्जा खाने के लिए 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, जबकि इसका स्वाद तो उस पिज्जा से कई गुना अच्छा है। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बताता हूँ, और ये लो पैसे। थोड़ी ही देर बाद ममता की दुकान पर गांव वाले लोगों की लाइन लग गई रोटी वाला पिज्जा खाने के लिए। पहले ही दिन उन लोगों ने ढेर सारे पैसे कमा लिए। दीदी, अच्छा हुआ लोगों ने हमें काम देने से मना कर दिया था। हमारा धंधा तो अच्छा चल पड़ा। अब हम भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। हाँ सालू, पहले ही दिन इतनी कमाई हो गई है, तो अगर ऐसा ही धंधा कुछ महीनों तक चलता रहा तो हमारे पास तो लाखों रुपए हो जाएंगे। फिर हम एक अच्छी दुकान खोल लेंगे। जैसा ममता ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उनका रोटी वाला पिज्जा आसपास के गांव में भी बिकने लगा। कुछ ही महीनों में उन लोगों ने एक लकड़ी का ठेला बनवा लिया। अब ममता और सालू ठेले पर रोटी वाला पिज्जा तो बेचती ही थी, साथ ही साथ पानी पूरी, चाय के पकौड़े, ये सब भी बेचने लगी। दीदी, हमारे माँ बाप जहाँ भी होंगे हमारी तरक्की और खुशहाली जिंदगी देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ सालू, अब हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। कुछ ही महीनों बाद उन लोगों ने अपना एक अच्छा घर भी बनवा लिया और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे।